तारीख है ना आज? ये 23 जुलाई हो गया। 23 जुलाई को हम लोग जो सो शिक्षण विधियां में कौन सा कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड। ये एक होमवर्क दे रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रकार का क्वेश्चन होता है, पढ़ करके आना है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक है क्लोज इंडेड, एक है ओपन इंडेड, एक है एक्सप्लानेटरी है, एक है एनालिटिकल है, बहुत सारा होता है। तो प्रश्न की विधि कितना है वो पढ़ के आना है। तभी ना प्रश्नोत्तर विधि में कई तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाता है। ये टेबल तो अरेंज किए थे तुम लोग को बैठने के लिए अच्छे से, इधर तो बैठ नहीं रही कोई। ये हेडिंग सारा डाल दियो ना, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र में उप विषय हमारा शिक्षण विधियां हैं, सजा लेना नोट्स अपना। और परिचय और अर्थ वाला सब कोई लिख ली हो, कि सबसे पहला कि प्रश्न और उत्तर विधि जो है वह कौन सा, लिखित है या मौखिक है? मौखिक है ना? यह शिक्षक और छात्रों के बीच प्रश्न और उत्तर का आदान प्रदान के लिए होता है। इसका इसका क्या फायदा है, तो छात्रों की जानकारी को जांच लेना। दूसरा है कि नवीन ज्ञान का निर्माण करवाना। तीसरा, बच्चे में चिंतन क्षमता विकसित करना। और चौथा, कक्षा में बच्चा को एक्टिव लर्नर बनाना, ना कि पैसिव लर्नर बनाना। अगर नहीं बैठती तो हम पैसिव कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर विधि किससे प्रेरित है? ज्ञान प्रसव विधि, यानी कि हमारा मेयूटिक्स। क्यों, कौन दिया है? सुकरात दिया है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं बच्चे से और वहाँ आंसर निकाल लेते हैं। अब आ जाओ, क्वेश्चन आंसर विधि का विशेषता क्या है? तो यह हमारा वन वे कम्युनिकेशन है कि टू वे है? टू वे, यानी कि शिक्षक भी पूछ रहा है और छात्र भी पूछ रहा है। ये पहला है, लिख लो यहाँ, द्विमार्गीय संचार। द्विमार्गीय संचार यानी कि टू वे कम्युनिकेशन। दूसरा है हमारा, इसका विशेषता कि यह लिखित होता है या मौखिक होता है या संवादात्मक होता है, या लिखित तो नहीं ना है? तो संवादात्मक आ जाएगा, हमारा संवाद हो रहा है। तो दूसरा वाला विशेषता लिखो कि संवादात्मक, यानी यह एक प्रकार का क्या होता है, संवाद होता है। हाँ, विशेषता लिखवा रहे, तुमको हेडिंग नहीं भेजे थे इसमें व्हाट्सएप में? कैसे नहीं भेजे हैं? विशेषता का हेडिंग लिखे थे, बाकी पॉइंट तो अभी बता रहे हैं। विशेषता लिखी, विशेषता व्हाट्सएप में नहीं गया था? नहीं गया था तो अब इसमें नहीं जाएगा। मतलब ये कर दिए ना, रिकॉर्डिंग मोड में डालें, फाइल चेंज नहीं होगा, लिखते जाओ। विशेषता में पहला लिखो, द्विमार्गीय संचार। द्विमार्गीय संचार यानी टू वे कम्युनिकेशन। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद यह कैसा होता है, संवादात्मक होता है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या संवाद है, शिक्षक के बीच और छात्रों के बीच में। तीसरा है, ये हमारा एक हिंट दे रहे हैं कि यह स्टूडेंट सेंटर होगा कि टीचर सेंटर होगा? टीचर सेंटर होगा। टीचर सेंटर का मतलब एक टीचर टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रश्न किससे पूछेंगे हम लोग? बच्चे से ना। तो बच्चे को ना ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछेंगे। अब मान लो लक्ष्मी आई और हम इससे बीएससी मैथ्स का सवाल पूछेंगे, पूछेंगे क्या ऐसा? अरे तुम हम लोग आर्ट्स है तो हमको आर्ट्स को ना ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट सेंटर होगा, लिखो इसका। ये होगा तीसरा हमारा, छात्र केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर्ड। चौथा विशेषता लिखो, चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन आंसर विधि के जरिए बच्चों में चिंतन की क्षमता, सोचने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगला विशेषता है कि यह लचीली होता है, यानी कि लचीली ब्रैकेट में लिखना फ्लेक्सिबल। अब लचीली और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मान लो तुम लोग आई हो जेटेड कोचिंग करने के लिए, लेवल तो एमए उमए का रहेगा। अब डायरेक्ट हम पहला क्वेश्चन एमए का तो नहीं डालेंगे, हम लचीला बनाते हुए पहला क्वेश्चन 11वीं का डालेंगे, फिर 12वीं का डालेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे। यानी यह हमारा प्रश्न विधि कैसा होता है, लचीला होता है। अगला विशेषता लिखो, मूल्यांकनात्मक यानी एवोल्युएटिव। प्रश्न विधि में
एक शिक्षक है वह छात्र का तुरंत मूल्यांकन करने में क्या सक्षम है। दो का पहाड़ा पूछ लो बच्चे से, गलत बताएगा तो मूल्यांकन हो जाएगा ना, कि नहीं तुम पहाड़ा नहीं याद कर रहे हो घर पे। अगला विशेषता है जिज्ञासा को जागृत करने वाली। नए प्रश्नों के माध्यम से बच्चे में जिज्ञासा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो कितना सारा पॉइंट हो गया, एक बार फिर से बता रहे हैं। पहला द्विमार्गी संचार, दूसरा संवादात्मक है, तीसरा छात्र केंद्रित है, चौथा चिंतनशील है, पांचवा लचीली है, छठा मूल्यांकनात्मक है, सातवां जिज्ञासा जागृत करने वाली है। यहां तक किसी को डाउट है इसमें? किसी कोई डाउट नहीं ना है? अब प्रश्नोत्तर विधि के प्रकार में हमको जानना है। किसमें जाना है? प्रश्नोत्तर विधि के प्रकार में। तो कितने प्रकार का होता है प्रश्नोत्तर विधि? कुछ आइडिया है कितने प्रकार का होगा? देखो, प्रश्न का उद्देश्य क्या है और प्रकृति के आधार पर, जैसे कि हमारा प्रश्न प्रकृति, पहले ये सोचो कि तुम्हारा बैकग्राउंड आर्ट्स है, तो हमारा प्रश्न किससे संबंधित रहेगा, आर्ट्स से। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड साइंस होता तो हमारा किससे संबंध होता, साइंस से। तो प्रश्न प्रश्न विधि में सबसे पहले क्या आ गया, प्रकृति, कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। दूसरा हमारा प्रश्न का उद्देश्य। प्रश्न का उद्देश्य जो है कई तरह का होगा। या तो हमको नया ज्ञान देना है, या नहीं तो तुम्हारा क्या करना है, हमको मूल्यांकन करना है। और भी तरीका का होगा। और देखना, सबसे पहले आ रहे हैं हम लोग प्रश्न का प्रकार में। प्रश्न का प्रकार में देखो, एक तो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, हल्का सा तुम लोग व्हाट्सएप पे देखना है ना। बड़ा दिक्कत है इसमें, बार बार देखते रहो। देखो, जल्दी जल्दी तुम लोग लिखते कलम चलाते रहो, और हम जो बोलेंगे उसको सुनते रहना। कलम चलाते रहो। प्रियंका भेजे हैं व्हाट्सएप में। डबल डबल भेज दिए हैं।
पहला हमारा प्रश्न का प्रकार में हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न का प्रकार का मकसद हमारा क्या है। अगर ज्ञान देना है या स्मरण कराना है, तो उद्देश्य हमें क्या होना चाहिए? मूल तथ्य, तिथि, नाम आदि को क्या है, याद कराना। तो उदाहरण के लिए जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ, या जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ। तो ये ऐसा क्वेश्चन किए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन से हमको बच्चे का उद्देश्य क्या है कि मूल तथ्य बच्चे में क्या हो, याद हो जाए, बच्चे को तिथि याद हो और बच्चे को नाम याद हो। तो ये वाला हमारा प्रश्न का नाम क्या कहलाएगा? ज्ञानात्मक प्रश्न या स्मरणात्मक प्रश्न। आ रहा समझ में? ज्ञानात्मक प्रश्न वैसा प्रश्न को कहते हैं जिससे बच्चे में ज्ञान बढ़े, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को मूल तथ्य, तिथि या नाम आदि को क्या कराते हैं, याद कराते हैं। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन होता है, हम दूसरा है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अनुप्रयोगात्मक। जैसे सीखे गए ज्ञान को नई स्थिति में लागू करना। उदाहरण के लिए तुमको खीर बनाने के लिए सिखा दिया गया है, 10 आदमी का खीर कैसे बनाते हैं सिखा दिया गया है। अचानक 10 की जगह ना 5 ही आदमी आया है, तो खीर बनाना का तो सीख गई हो, लेकिन 10 सीखी थी, अनुप्रयोग करके 5 तो बना लेगी। अब तो चीनी कम कर लेगी, चावल कम कर लेगी। तो सीखा गया ज्ञान को व्यवहार में लाना लाना हमारा क्या कहलाता है? अनुप्रयोग कहलाता है। अब अनुप्रयोगात्मक प्रश्न कैसा होगा? यदि आपके क्षेत्र में जल का संकट हो, तो आप पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे? तो जल संकट का ज्ञान तुमको तो मालूम है, उसका अनुप्रयोग में कैसे करेगी, जल को बचाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य क्या है? अनुप्रयोगात्मक का सीखे गए ज्ञान को नई स्थिति में लागू करना, एक खीर वाला। दूसरा वाला बोधात्मक तो छूट गया हमारा। ये सब तुम लोग पढ़ी थी ना, बीएड में तो कराया गया होगा ये सब। हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ। प्रश्न का प्रकार नहीं करी थी? प्रश्न का ये बोधात्मक है, ये सब नहीं हुआ था? देखो टोटल 12 इंपॉर्टेंट मेथड है, तो हम लगभग 6 करा दिए ना आज। तो हमारे तरफ से 6 हो गया है। जिसको अगर आगे बढ़ना होगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, नया सब्जेक्ट पे आएंगे। और जिसको यही टीचिंग मेथड पे 12 चाहिए होगा तो फिर बोलना, तो फिर इसको 12 करेंगे, जैसा जिसका रिस्पॉन्स रहेगा। सबसे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। बोधात्मक क्या होता है? जैसे कि बोधात्मक प्रश्न वैसा प्रश्न कहते हैं जो किसी का अर्थ को समझाता है, सरल व्याख्या करता है और पुनर्कथन करता है। उदाहरण के लिए, ग्राम पंचायत की भूमिका अपने शब्दों में समझाइए। हम पंचायत के बारे में पूरा समझा दिए। या मान लो हम जो है सो रामायण का कहानी सुना दिए एक बच्चे को, राम ऐसा था, रावण ऐसा था, और बच्चे को बोलेंगे चलो बेटा अब लास्ट में बताना तुम कहानी क्या सुने हैं। तो बच्चा फिर से उसी कहानी को कहेगा, यानी बच्चे में कितना बोध हुआ है, तो वो हमको क्या करेगा, पता चल जाएगा। तो किसी भी अर्थ, किसी भी मतलब कि टॉपिक पे उसका अर्थ को समझना है, उसको सरल व्याख्या करना है, वैसा वाला प्रश्न के लिए हम लोग कैसा का इस्तेमाल करते हैं? बोधात्मक प्रश्न। तो पहला क्या था? ज्ञानात्मक। दूसरा क्या है? बोधात्मक। तीसरा क्या है? अनुप्रयोगात्मक। अब अगला देखो, विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक मतलब दो, जो तुम्हारे पास में जानकारी है ना, उसको तुम तोड़ तोड़ करके क्या करो, एक का दूसरे के साथ में संबंध को खोजो। जैसे कि उदाहरण, भारत में अभी मान लो बेरोजगारी है, ना तो मोदी नौकरी दे रहा है, ना तो हेमंत सोरेन नौकरी दे रहा है। हम बोलेंगे इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है? बहुत सारा कारण आएगा। गरीबी आएगा, जनसंख्या का दबाव आएगा, संसाधन का कमी आएगा, आर्थिक पिछड़ापन आएगा। तो ऐसा सवाल जो उपलब्ध जानकारी को कई हिस्से में बांट कर तोड़े और एक दूसरे के साथ रिश्ता को स्थापित करे, वह वाला सवाल क्या कहलाएगा? विश्लेषणात्मक। जैसे कि हम बोलेंगे जेटेट में पास करने के लिए कौन सा बेहतर टाइम टेबल बनाना चाहिए, 8 घंटे वाला कि 6 घंटे वाला, एक विषय ही डेली पढ़ना है कि सब विषय डेली पढ़ना है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें क्या करोगी तुम, हर एक विषय पे विश्लेषण करोगी, हर एक का एक समय दोगी। मान लो हमको कोचिंग में 10 लड़की को पास कराना है, 20 को पास कराना है, तो हमको एक ही विषय पे फोकस करना चाहिए या सभी पे करना चाहिए? यहाँ तक कि हिंदी पे भी करना चाहिए, अंग्रेजी पे भी करना चाहिए। तो ये सारा डिटेल वाला किसमें आ जाएगा? हमारा विश्लेषणात्मक में। अच्छा, विश्लेषण और संश्लेषण यानी कि एनालिसिस और सिंथेसिस, क्या अंतर है ये? चार्ट दे दिए हैं व्हाट्सएप में, लिख लो। जो लड़के नहीं लिखेगी 1 घंटा बाद इसको डिलीट कर देंगे, याद रखना, क्योंकि इसमें हमको मेहनत लगता है ना। इसी को जाकर बनाओ ना खुद से, 10 दिन परेशान हो जाओगे। और तुम लोग कॉपी तो दिखा नहीं रही है।
अभी आई है तो मजबूरी में दे दे रहे हैं व्हाट्सएप में, क्यों? ताकि तुमको कॉपी में कम से कम उतार लो। अब बाद में इसको डिलीट कर देंगे, इसलिए सामने का सामने उतारो इसको। और ये सब तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फंसेगा ही फंसेगा। प्रश्न वाला विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, आप प्रश्न का प्रकार नहीं जानोगी तो क्या, कैसे वहां एग्जाम में बनाएगी? एनालिसिस और सिंथेसिस में एक सही लड़की आंसर दे रही थी, फिर से बताना क्या आंसर बता रही थी। हाँ ठीक है। जैसे देखो, हम बोलेंगे ना कि एक बेहतर टाइम टेबल बनाओ, तो बेहतर टाइम टेबल बनाओ तो हर एक विषय को तोड़ देगी ना। यहाँ तक कि एसएसटी को 4 भाग में तोड़ेगी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और साथ में से पेडागोजी को भी तोड़ेगी। तो ये हमारा किस में चला गया? एनालिसिस में। और सिंथेसिस में हम बोलेंगे क्या? सिंथेसिस का जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको एक रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। तो इसका कोई एक एग्जांपल दो सिंथेसिस वाला का। जेटेट पास कर गए, है ना? तो जेटेट पास कर गए तो तुम्हारा कई सारा तोड़ा 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 गया काम ही ना तुमको सफलता दिला दिया। वो होगा तुम्हारा क्या? सिंथेसिस। और जेटेट पास करने के पहले कई टुकड़े में जो तुम मेहनत कर रही है वो क्या हो गया हमारा? एनालिसिस। तो विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण में हम लोग प्रश्न को टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे, और संश्लेषण में टुकड़े टुकड़े का बटा हुआ प्रश्न को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे कि उदाहरण में हम अगर नोट्स दे रहे होंगे, तो हर एक नोट्स में पहले डिटेल होता है 20 पन्ना, और लास्ट पन्ना में निष्कर्ष देखी हो। तो निष्कर्ष क्या है? संश्लेषण है। और डिटेल वाला क्या है? विश्लेषण है। आ गया समझ में ये? अब चौथा हमारा प्रश्न पूछने की कला। तो प्रश्न पूछने की कला में प्रश्न हमारा कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और संक्षिप्त। हम किसी बच्चा से बोलेंगे अगड़म बगड़म डगड़म डगड़म, बोलेंगे मीनिंग बताओ, तो बच्चा क्या बताएगा? क्योंकि हम स्पष्ट है क्या? नहीं ना है। और हम प्रश्न देखे सीटेट में कुछ कुछ प्रश्न एक एक पन्ना का रहता है, तो बोलती है ना कि सर वो तो इतना लंबा लंबा था, समझ में नहीं आ रहा है। यानी पहला क्या है हमारा कला? स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो। दूसरा, ये सब लिखते जाओ, कहानी जैसा सुनो मत, लिखते भी जाओ। पहला, प्रश्न पूछने की कला बता रहे हैं, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में पहला क्या लिखोगे? स्पष्ट है और संक्षिप्त है। दूसरा क्या लिखोगे? उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। हमको प्रश्न जेटेट में पास करना है, तो जेटेट से ना रिलेटेड होगा। बोलेंगे बताओ महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस देखी हो, तो प्रश्न भी तो पूछ लिया, आंसर भी आ गया, लेकिन उद्देश्य हुआ क्या हमारा? सार्थक हुआ? नहीं हुआ। तीसरा के प्रश्न हमारा कैसा होना चाहिए? क्रमिक में होना चाहिए। यानी क्रमिक का मतलब दो तरह से क्रम होता है, पहला है सरल से कठिन और दूसरा कठिन से सरल। तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए क्या होना चाहिए? कठिन से सरल कि सरल से कठिन? सरल से कठिन होना चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम हलवाई का दुकान में अच्छा अच्छा मिठाई खाई है ना, तो डायरेक्ट मिठाई का स्वाद तो चखा दिया, और वही मिठाई को तुमको बोलेगा बना के दिखा, तुम बना के दिखा पाओगे? क्योंकि कठिन वाला मिठाई पहले ले ली, तो उसको सरल रूप में कैसे बनाई? नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर हलवाई तुम्हारे सामने आसान से सारा सामग्री रख दे और बनाए, तुम देखते देखते उसको बना लोगे। तो प्रश्न का प्रकार हमारा क्या होगा? सरल से कठिन। तो यानी वह सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तुम नहीं लिख रही लक्ष्मी? अच्छा, ठीक 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 है। रिकॉर्ड कर रही तो आवाज जा रहा है कि यहाँ यहाँ रख दो, यहाँ मोबाइल आ रहा है? ठीक है। यहाँ कहाँ तक बताया? 3। चौथा नंबर होना चाहिए क्या हमारा? वितरण। तो पूरी कक्षा को समान रूप से अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट बेंच में लक्ष्मी, मनीषा और ये क्या नाम है इसका, सीमा बैठी है, ये 3 से क्वेश्चन पूछ ले, बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछे, चलेगा क्या? नहीं। तो चौथा विशेषता लिखना कि प्रश्न का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन पूरी कक्षा में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। पांचवा वाला प्रतीक्षा समय। प्रतीक्षा समय का मतलब होता है वेट टाइम। हम अभी एक क्वेश्चन पूछे हैं, बोले चलो जी आंसर बताओ, और तब तक फिर अगला क्वेश्चन भेज दिए, फिर अगला क्वेश्चन भेज दिया, बिना आंसर बताने का मौका दिए, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यानी प्रश्न पूछते हैं तो जवाब पाने के लिए प्रतीक्षा भी करना होगा, उसका भी समय हमको रखना होगा। अच्छा, ये सब हम लोग किस पे जा रहे हैं पता है? प्रश्न पूछने की कला पे। और छठा हमारा क्या? प्रश्न हमारा कैसा होना चाहिए? जांच परक प्रश्न हो जाए। जांच परक को बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन है,
जैसे कि मान लो कोई दो बच्चा झगड़ा कर लिया, हम बोले क्यों झगड़ा किया, तो बच्चा बोला हमने नहीं किया वो किया। तो पहला जवाब, फिर दूसरा हम क्या करेंगे और गहराई से जानना चाहेंगे, तो अच्छा वो तुमको क्यों किया, वो तुमको धक्का दिया तो क्यों दिया। और वो खुल के बताएगा कि हम भी बदमाशी किए थे। तो यह क्या होता है कि हम और भी ज्यादा विस्तार से क्या करते हैं, इसे बताते हैं, पूछ जिस इसको देहाती भाषा में बोले खोद खोद के पूछना। खोद खोद के पूछना को क्या कहेंगे, प्रोबिंग क्वेश्चन। कई लोगों का आदत होता है कुछ घटना घटेगा ना तो एकदम खोद खोद के गहराई तक पूछ डालेगा वो। तो वो किस में चला गया, प्रोबिंग क्वेश्चन में चला गया। और सातवां हमारा कला क्या होना चाहिए प्रश्न पूछने का, पुनर्निर्देशन यानी रीडायरेक्टिंग। रीडायरेक्टिंग का मतलब है कि मान लो तुम जवाब तो दे रही है लेकिन सही से भटक कर गलत जा रही है, तो हम तुमको क्या करेंगे, हिंट देंगे, इशारा देंगे, फिर से तुमको डायरेक्शन देंगे, और तुम धीरे धीरे क्या करोगे, सही जवाब पे पहुंच जाओगे। तो एक छात्र जब सही उत्तर नहीं देता है तो दूसरे छात्र को मौका देंगे कि ठीक है तुम बताओ जी सही उत्तर क्या है। तो कहीं ना कहीं हमको सही उत्तर मिल जाएगा, पुनर्निर्देशन हो गया। और आठवां नंबर है प्रश्न पूछने की कला में, हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो वहाँ चले जाएंगे। तो क्लास खत्म होने होने के बाद बात करते हैं, है ना। अब देखो, और एक चीज है, अगला वाला पॉइंट लिखो, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि। इसका मतलब है करेक्टिव फीडबैक। अगर ये गलत उत्तर कोई बच्चा दे दिया है तो टीचर को चुपचाप रहना चाहिए क्या। हाँ हेलो। हाँ हाँ ठीक है भेजो। अगर कोई बच्चा गलत उत्तर दे दिया है, तो बच्चा गलत उत्तर दिया है तो टीचर को क्या चाहिए, वहां चुप नहीं रहे। गलत उत्तर दिया है तो टीचर को चाहिए कि उसका सही जवाब उसको बताना चाहिए, और उसको शाबाशी देना चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए। यानी कि हमारा प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक हमेशा क्या होना चाहिए, करेक्टिव और पॉजिटिव। निगेटिव इसमें कभी नहीं होगा। फीडबैक समझती हो ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि में गलत जवाब भी दे रही तो भी उसको क्या करो, शाबाश बहुत अच्छा बेटा, लेकिन इसका ये वाला ज्यादा सही जवाब होगा, ऐसा करके बोलना है। अच्छा, प्रश्नोत्तर विधि का क्या क्या लाभ है, अगला वाला हेडिंग में लिखो फटाफट। तो प्रश्नोत्तर विधि के लाभ में पहला वाला लिखो सक्रिय शिक्षण, यानी कि इसमें एक्टिव लर्निंग होता है, छात्र निष्क्रिय नहीं रहेगा, छात्र क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। दूसरा वाला लिखो डेवलप थिंकिंग स्किल, यानी कि चिंतन कौशल का क्या होगा इसमें, विकास होगा। ये क्या बता रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि के लाभ बता रहे हैं। तीसरा है हमारा अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि एक्सप्रेशन स्किल्स, छात्र में क्या होगा, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो हुनर है वह पैदा होगा, उसका शर्मिलापन झिझकपन क्या होगा, खत्म ना होगा। चौथा हमारा क्या, तत्काल मूल्यांकन, जैसी जवाब मिलेगा ना बच्चे का वैसी टीचर तत्काल समझ जाएगा कि यह घर से पढ़ के आया है कि नहीं आया है। तो देखो, पहला सक्रिय शिक्षण, दूसरा चिंतन कौशल का विकास, तीसरा हमारा क्या होगा, अभिव्यक्ति कौशल, और चौथा क्या होगा, तत्काल मूल्यांकन। पांचवा क्या होगा हमारा, रुचि और जिज्ञासा। रुचि और जिज्ञासा यानी कि कक्षा में प्रश्न पूछेंगे तो कक्षा का माहौल क्या होगा, रोचक बनेगा और जिज्ञासापूर्ण बनेगा। छठा क्या हो गया, पूर्व ज्ञान जांच, यानी कि डायग्नोसिस, सवाल पूछने से ही पता चल जाता है कि बच्चे को पहले की जानकारी कैसी है, सही जानकारी है या गलत जानकारी है। ये वाला वीडियो है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, मिलेगा उसको जिसका कॉपी कंप्लीट रहेगा, है ना। कॉपी दिखाओ फिर वीडियो ले लो। सातवां क्या, संवाद कौशल, यानी डायलॉग स्किल। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चे और छात्र के बीच में संवाद ना होता है, तो सुनने और उचित प्रक्रिया देने का क्या मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है। तुम लोग एक चीज हमेशा से सोचो, हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसके लिए, कोचिंग तुम्हारा तुम्हारे लिए ना है कि खुद के लिए है। ये सारा चीज तुम्हारा है, तुम लोग करके लाओ ना भाई, कॉपी बना के लाओ। कॉपी बना के लाओ तो हम देंगे, जो रिकॉर्ड कर रहे हो देंगे, रिजल्ट दे दो हमको, पास कर जाओ। फेल करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं। कॉपी बनाओ और फिर हमसे ये लो, नोट्स भी लो और वीडियो भी लो। कोशिश करो, मेहनत करो, जैसे थोड़ा बहुत एक दो दिन आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। साथ साथ चलो, अभी बहुत सारा चीज करना बाकी है।
विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित, और इसलिए देखो इसमें रोके हैं वीडियो वगैरह ना, क्योंकि 80 नंबर का है सीडीपी। पिछले बार भी सीटेट में हम लोग बोले थे 80, जो पास किया किया यही वाला में, ये 80 यानी हैवी मार्क्स है। तो हैवी मार्क्स है, इसमें हर हाल में कॉपी चाहिए ही चाहिए। बाकी विषय का नहीं बनाए कॉपी चलेगा, सीडीपी वाला हर चीज बनाओ। सोशल वाला, हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला, और हर जगह सीडीपी है, हर जगह तुमको बनाना होगा। और अगला हमारा 8वां क्या है, प्रश्नोत्तर विधि का लाभ। तो 8वां वाला हो गया हमारा विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित रहता है। प्रश्न जब हम बच्चे से पूछेंगे तो हमको तो मालूम रहेगा ना कि क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको बच्चे से निकलवाना है। तो 8 लाभ बता दिए। क्या क्या लाभ है, पहला सक्रिय शिक्षण, दूसरा चिंतन कौशल का विकास, तीसरा अभिव्यक्ति कौशल, चौथा तत्काल मूल्यांकन, पांचवा रुचि एवं जिज्ञासा, छठा पूर्व ज्ञान जांच, सातवां संवाद कौशल, आठवां विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित रहेगा। अच्छा, प्रश्नोत्तर विधि की कुछ सीमा भी रहती है, तो क्या सीमा रहेगी। सबसे पहले यह टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी समय साध्य, गहन चर्चा करने के लिए ज्यादा समय चाहिए। अभी हम पढ़ाना छोड़कर प्रश्न विधि में जाएंगे तो 2 दिन लग जाएगा इसे खत्म करने में। पहला लिखो समय साध्य, दूसरा लिखो कुछ छात्रों की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि नेग्लेक्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स, इसमें हो जाता है जो छात्र शर्मीला है या जो छात्र कमजोर है वह क्या रहेगा, पीछे ना रह जाएगा, वो जवाब तो नहीं दे पाएगा। तीसरा क्या है, अप्रासंगिक प्रश्न, इररिलेवेंट क्वेश्चन, यदि प्रश्न स्पष्ट उद्देश्य से न पूछे जाए तो भटकाव हो सकता है। जैसे हमको पास कराना है जेटेड, और कई सारा में देखना कि वह महेंद्र सिंह धोनी का भी चर्चा हो जाता है, तो वो प्रश्न कैसा हो गया हमारा, अप्रासंगिक हो गया। चौथा हमारा क्या होगा, मैकेनिकल क्वेश्चनिंग, यानी यांत्रिक प्रश्न। तो यांत्रिक प्रश्न का मतलब केवल तथ्यात्मक प्रश्न पूछना और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित न करना। इसमें जैसे कि मान लो घाटी का युद्ध पढ़ा दिए, तो हल्दी घाटी में पढ़ लिए कि महाराणा प्रताप हार गया और वो जीत गया, ये तथ्य ना याद हो गया। कभी बच्चा को उसका विश्लेषण समझ पाएगा, सिंथेसिस समझ पाएगा, किस किस कारण से वह हारा, वो नहीं कर पाएगा। हेलो, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, 9 बज गया है। ओ, बस 5 मिनट। अच्छा रुको, अभी 10 मिनट बाकी है। ठीक है। 9 बज ही गया था, 9:08 हो गया है। यांत्रिक प्रश्न अगला हमारा, शिक्षक पर निर्भरता। कैसे शिक्षक पर निर्भरता, छात्र निर्भर रहेगा ना। टीचर आएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने की पहल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और व्याकुलता, अगर हम तेजी से क्वेश्चन पूछेंगे, अनियोजित ढंग से पूछेंगे, तो छात्र बेचैनी होने लगेगा कि नहीं, पता नहीं बाप रे बाप सर अभी क्या पूछ देंगे, पढ़ के नहीं आए हैं। और गलत उत्तर का भय, छात्र में डर हो जाएगा, वह जान रहेगा फिर जाने का फिर भी चुप रहेगा। क्यों, डर रहेगा कहीं हमारा आंसर गलत हो गया तो। ये सब क्या है, फीडबैक ना हो गया, सॉरी नया मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉबैक हो गया, हानि हो गया ये। अब देखो कुछ सुझाव है, प्रभावी प्रयोग हेतु सुझाव, यानी सजेशन फॉर इफेक्टिव यूज। किसी का छूट तो नहीं ना रहा लिखते लिखते, बाद में बता देंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। कॉपी में बनाना फिर। किसी का छूटा तो नहीं है, और किसी का आरती पार्वती छूट नहीं रहा है लाल। ठीक है, तुमको कॉपी अच्छा अच्छा, जिसका तारीफ कर देते हैं उसके बाद वो कॉपी बनाना बंद कर देता है, सुनो कॉपी अच्छा बनाया है, तेरा तारीफ कर दिए तो तुम कॉपी बनाना बंद कर दिया। देखो प्रभावी प्रयोग हेतु सुझाव में, सावधानी पूर्वक योजना, केयरफुल प्लानिंग हम लोग करेंगे। पाठ योजना में प्रमुख प्रश्न को पहले से तैयार कर लेना होता है, पढ़ाते समय तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दूसरा, प्रश्न में हमारा वेराइटी होना चाहिए। डेली एक ही सवाल पूछेंगे, सीता के पति का नाम बताओ, तो एक ही सवाल दोहराने से फायदा होगा, यानी विविध प्रश्न होना चाहिए। तीसरा है, सकारात्मक वातावरण हो, यानी कोई टीचर आया है कल कक्षा में और चार बच्चा को चार चांटा मार दिया है, अब पांचवा बार क्या कर रहा है, बच्चे से सवाल पूछ रहा है, कोई भी जवाब नहीं देगा। यानी सकारात्मक माहौल में बच्चे के पास टीचर जाए, मुस्कुराए, हालचाल पूछे, फिर अच्छे से सवाल पूछे। चौथा में कक्षा का सहभागीकरण, यानी कि सभी छात्रों को बारी बारी से अवसर दें, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करें, ऐसा नहीं खाली एक तो को चांस दो। अगला तुम्हारा उत्तरों को संश्लेषित करे। अभी देखो एनालिसिस और सिंथेसिस बताए हैं ना। एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं, और सिंथेसिस में क्या करते हैं, हर एक को जोड़ते हैं।
यानी विभिन्न छात्रों के उत्तर को जोड़कर अपना पूर्ण विचार प्रस्तुत करें। छठा हमारा होगा छात्रों से प्रश्न पूछने को क्या करें, प्रोत्साहित करें, इंकरेज करो तुम स्टूडेंट को। सातवां क्या होगा, सहायक टीचिंग एड्स को यूज करो, जैसे चित्र है, मानचित्र है, ग्राफ है, आदि को प्रश्न से जोड़ो। और आठवां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज सुकराती मेथड, यानी कि सुकराती विधि का क्या करें, प्रयोग करें। सुकरात क्या करते थे, बड़े बड़े जो प्रश्न होते थे ना, सब छोटे छोटे टुकड़े में बांटते थे और हर एक को क्या करते थे, तर्क करते थे। और तर्क करके सिक्स वाला, छात्रों को, छात्रों से प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करें। क्या क्या छूटा है, 6 7 8 छूट गया है। शुरू से बोले, सावधानी पूर्वक योजना, प्रभावी प्रयोग होती है सुझाव में। पहला हो गया तुम्हारा सावधानी पूर्वक योजना, दूसरा है विविध प्रश्न, तीसरा है हमारा सकारात्मक वातावरण, चौथा है कक्षा का सहभागीकरण, पांचवा है उत्तरों को संश्लेषित करें, छठा होगा छात्रों से प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करें, और सातवां है सहायक सामग्री का प्रयोग करें, आठवां है सुकराती विधि का प्रयोग करें। सामाजिक विज्ञान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, सामाजिक विज्ञान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, प्रश्न विधि का कोई बता सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऐतिहासिक घटनाओं का कारण और प्रभाव, जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रश्न विधि से हमको कारण कथन समझ में आ गया। दूसरा है भौगोलिक प्रक्रियाओं की व्याख्या, जैसे कि मानसून क्यों विफल होता है, शहरीकरण के क्या सामाजिक प्रभाव है, भौगोलिक प्रक्रिया समझ में आ गया इसमें। तीसरा क्या होगा, राजनीतिक संस्थाओं का इसमें विश्लेषण होता है, जैसे हम पूछेंगे सवाल कि संसदीय प्रणाली के गुण और दोष बताइए, या मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए। देखो प्रश्न विधि हर एक में काम आ रहा है ना, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सब में काम आ रहा है हमारा। अगला क्या है, आर्थिक अवधारणा, बुला लो सर को। आर्थिक अवधारणा का अनुप्रयोग, आर्थिक अवधारणा, जैसे कि हम लोग बोलेंगे गरीबी भारत में क्यों बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक्स यूज आ गया। उसको गरीबी दूर करने का उपाय बताता, अनुप्रयोग में आ गया हमारा। सामाजिक मूल्यों का, मुद्दों पर मूल्यांकन, जैसे क्या आरक्षण जो है वह समाज में न्याय दे रहा है कि अन्याय दे रहा है। तो इससे वो क्या बोल रहा है, समाज में जो ज्वलंत मुद्दा है उसका क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहा है, ये बैठे सर। और देखो नैतिक और मूल्य परक चर्चा, जैसे कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हिंदू और मुस्लिम को क्या क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये क्या हो जाएगा, नैतिकता की बात हो गई हमारा। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण में प्रश्न विधि बहुत ही उपयोगी है। इसके बिना तो शिक्षण हमारा होगा ही नहीं होगा। तो जो मेथड को सोच रही हो ना कि सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और खासकर जैसे जो लड़की एमएड में है, तो प्रश्न विधि तो तुम लोग कभी रिसर्च वाला में तैयार करना होगा, तैयार करना होगा ना। तो ये वाला कॉलम तुम्हारा काम आ जाएगा जो चार्ट बना करके दिए हैं। थोड़ा सा रुक जाओ अभी, 1 मिनट, बस निष्कर्ष पे आते हैं और 5 सवाल का क्वेश्चन बताते हैं इन लोग को। तो निष्कर्ष यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस या सिंथेसिस, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष का मतलब एनालिसिस में जा रहे हैं कि सिंथेसिस में जा रहे हैं। सिंथेसिस से हर एक टुकड़े टुकड़े को जोड़ देना, वह क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। और ऊपर वाला क्या था, एनालिसिस था। तो प्रश्न विधि का निष्कर्ष क्या समझ में आया है कि यह विधि हमारी शक्तिशाली विधि है कि कमजोर विधि है, यह विधि पढ़ाई के दरम्यान में ऐच्छिक है कि अनिवार्य है। अनिवार्य है भैया, बिना प्रश्न पूछे हम पढ़ा पाएंगे क्या, यह इच्छा पे निर्भर नहीं कर रहा है। हर दिन देखना हम तुमसे सवाल पूछेंगे। और अभी जो पूछ रहे हैं ऐच्छिक है कि अनिवार्य है, कौन सी विधि आ गया, प्रश्न विधि ही ना आ गया। अच्छा इसमें हमको योजना कैसा बनाना चाहिए, सही, एक ही प्रश्न रहेगा क्या, विविध प्रश्न रहेगा। टीचर को कैसा होना चाहिए, कुशलता के साथ पूछना चाहिए। अच्छा प्रश्न विधि का फायदा क्या होता है, बच्चे को खाली रटवाएंगे कि तथ्य भी समझाएंगे, तथ्य समझाएंगे। बच्चा में खेल कूद का भावना विकसित कराएंगे कि गंभीर चिंतन का भावना विकसित कराएंगे। उसमें आडंबरवाद होगा कि तार्किक विश्लेषण का विकास होगा। बच्चा जो है सो निर्णय लेने में सक्षम होगा कि पिछलग्गू बनेगा, इसमें सक्षम बनेगा।
और यह निर्णय, सॉरी, यह प्रश्न विधि प्रभावी होता है कि काम चलाऊ होता है? प्रभावी होता है, ठीक है। यही विधि ऐसा है जो अभिव्यक्ति को में क्या होती है, सहायक होती है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है हमारा, रखना है कि प्रश्न और उत्तर वाला जो विधि है उसका मकसद खाली उत्तर पाना नहीं होता है, उसका मकसद होता है सोचने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना और ज्ञान का निर्माण करना। अब पहला वाला सवाल क्या था, प्रश्नोत्तर विधि के मुख्य विशेषता, तो मुख्य विशेषता में क्या होगा, शिक्षक और छात्रों के बीच प्रश्नों के माध्यम से संवाद, कोई दिक्कत नहीं है पहला में। दूसरा वाला हमारा क्या है, प्रश्नोत्तर विधि किस प्रसिद्ध दार्शनिक की पद्धति से सबसे अधिक प्रेरित है, तो किसका होगा, सुकरात। वह कैसा करते थे, बड़ा समस्या को तोड़ तोड़ करके तर्क करके सुलझा लेते थे। तीसरा वाला क्या होगा हमारा, प्रश्नोत्तर विधि के किस चरण में शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए सरल प्रश्न पूछता है। इतना दबा दबा सा आवाज क्यों है? हाँ तो मात्र 4 ही 5 लड़की जवाब दे रही है। 13 में प्रस्तावना या प्रारंभ में ही सरल क्वेश्चन पूछेगा। हम क्या बोले थे, प्रश्न का क्रम कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन। तो वही वाला पैराग्राफ से ये वाला क्वेश्चन है कि शुरुआत में सरल और बाद में कठिन होना चाहिए। तो देखो प्रस्तावना में क्या होता है, याद रखो प्रस्तावना हमेशा सरल होना चाहिए और जानकारी से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि ताकि छात्र क्या करे, लालच हो। मुर्गा को फंसाते हुए देखी है, उसको आराम से कुछ खाने का चीज देता है टोकरी के नीचे, और लालच में आकर मुर्गा क्या फंसता है। तो बच्चा भी मुर्गा जैसा होता है, टीचर उसको आसान आसान पढ़ा करके क्या होगा, अपने प्रश्न के जाल में फंसाना चालू करेगा वह। तो प्रस्तावना के बाद क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में नई सामग्री को शिक्षक क्या है, प्रश्न के जरिए छात्रों के बीच में प्रस्तुत करता है। और अगला स्टेप क्या होता है, तुलना करेगा और अमूर्त यानी कंपैरिजन और एब्स्ट्रैक्शन। पुराना ज्ञान और नया ज्ञान में क्या करेगा वह, तुलना करेगा। तो ज्ञान का अधिकतर हिस्सा मूर्त होता है कि अमूर्त होता है? अमूर्त होगा। चांद, तुम चांद को छू रही है क्या, सूरज को छू रही है क्या? 1 करोड़ रुपया में 1 करोड़ जोड़ देंगे, कितना करोड़ हुआ बताना? 2 करोड़, तुम 2 करोड़ छुई हो क्या? नहीं ना छुई है, तो अमूर्त ना हो गया। हम ही जो ज्ञान अभी आज जो हम दे रहे हैं, ये प्रश्न विधि, उसको छू रही हो क्या? नहीं ना छू रही हो। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सामान्यीकरण। यानी 4 स्टेप बताएं टीचिंग का, पहला वाला क्या होगा हमारा, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा, प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या होगा, कंपैरिजन और एब्स्ट्रैक्शन। और चौथा क्या होगा हमारा, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। और लास्ट में क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन। ये सब पढ़ी है, स्वॉट टेस्ट वगैरह अभी तो होगा तुम लोग का। अच्छा चलो हम लोग आते आगे आगे हैं। कल्पना कीजिए कि भारत ने 1947 में स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की होती, तो आज देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी होती, यह प्रश्न किस प्रकार का है। हम होमवर्क दे रहे हैं, पढ़ के आना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, विचार उत्तेजक प्रश्न और बंद प्रश्न, क्या होता है आंसर, क्या होगा इसका? दबा दबा सा आवाज, दबा दबा सा कॉन्फिडेंस। सही आंसर विचार उत्तेजक प्रश्न होगा। ऐसा ऐसा प्रश्न जो विचारों को क्या करे, उत्तेजित करे, वह क्या होगा हमारा, विचार उत्तेजक। और व्याख्या वाला क्या होगा, खीर बनाने का विधि बताइए, तो क्या होगा, व्याख्या हो गया। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, कल पढ़ के आना बताना। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, प्रश्नोत्तर विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है। देखो पहला, समय की बचत होगा क्या, यही छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास होता है। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही है।